नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। परीक्षाओं का समय आ गया है और प्रायः सभी छात्र अब पुनरावृत्ति करके प्रश्न पत्रों को हल करने के सरल तरीकों को जानने में लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भी संस्कृत के 2024 के 10th क्लास के मॉडल पेपर के आधार पर यह जानेंगे कि प्रश्न पत्र को अत्यंत सरलता से तथा विभिन्न युक्तियों के माध्यम से कैसे हल करें कि हम परीक्षा में हर प्रश्न में 100% अंक प्राप्त करें। तो आज का यह वीडियो मुख्य रूप से अपठित गद्यांश पर आधारित है, जो 7वीं 8वीं की परीक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक का एक अनिवार्य प्रश्न है। अर्थात इन सभी परीक्षाओं में अपठित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न आते ही हैं। तो आज हम हल करने जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा सन 2023-24 के लिए संस्कृत विषय के लिए जो आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया है कक्षा 10वीं का, उसको। वैसे तो सीबीएसई के समान ही भारत के अन्य राज्यों के संस्कृत के प्रश्न पत्र बोर्ड के भी और स्थानीय परीक्षाओं के भी, अर्थात 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं के वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का पैटर्न लगभग ऐसा ही होता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। तो अब सारे राज्यों के प्रश्न पत्र हल करना संभव नहीं है, इसलिए नमूने के तौर पर जो 10वीं का आदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा संस्कृत के लिए 2023-24 के लिए जारी किया गया है, उसको हमने नमूने के लिए रखा है। और हम अपने इन वीडियोस में 2 3 4 वीडियोस बन सकते हैं। उन वीडियोस में हम इन प्रश्नों को हल करने का सही तरीका जानेंगे और इसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि प्रश्न पत्र को कैसे हल किया जाता है। प्रश्न पत्र अगर समझ में नहीं आ रहे हैं कोई से प्रश्न, तो ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिनके द्वारा आप उचित उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं और सही उत्तर लिखकर अच्छे अंक पा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 संस्कृत। सभी प्रश्न पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर छात्रों के लिए प्रायः सामान्य निर्देश होते हैं, पर छात्र उन्हें अनदेखा करके प्रश्न पत्र हल करने लगते हैं। तो ऐसा न करें, सामान्य निर्देशों को अवश्य पढ़ें। देखिए यहाँ लिखा है कि कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे एकादश पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति और अष्टादश प्रश्नाः सन्ति। कि इसमें 18 प्रश्न है और 11 पृष्ठ मुद्रित हैं। ये बताने का कारण यह होता है कि आप परीक्षण कर लें कि आपके प्रश्न पत्र में इतने पृष्ठ और इतने प्रश्न हैं कि नहीं, कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं कोई पेज खाली तो नहीं है, कहीं कोई पेज 2 बार तो नहीं लग गया है और 2 बार एक पेज लग गया और एक पेज गायब ही है। अगर ऐसा कुछ है और आप इन्विजिलेटर से कहते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि में आपका प्रश्न पत्र तुरंत बदल दिया जाता है। पर अगर आपने बताने में देर कर दी तो ये प्रश्न पत्र बदलता नहीं है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, आप जानते ही हैं। क ख ग घ खंड में पठितावबोधनम, रचनात्मक कार्यम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और पठितावबोधनम के क्रमशः 10, 15, 20 और 30 अंक के प्रश्न आते हैं, जिनका विवेचन हम उस खंड के प्रश्न हल करते समय करेंगे। इसके बाद ये कुछ निर्देश हैं कि सारे खंड को अधिकृत करके उत्तर 1 के स्थान पर क्रम से लिखें, है ना। प्रश्न पत्र में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न का क्रमांक प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखें। ये इसलिए लिखा है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 प्रश्न हल किए, आपको चौथा और 5वां प्रश्न नहीं आता है और आपने सोचा इसको बाद में करेंगे और आपने 6वां प्रश्न पहले हल किया, 3 के बाद 6वां प्रश्न किया, तो 3 के बाद अब आपको वहां 4 क्रमांक, उत्तर क्रमांक 4 नहीं लिखना है, आपको वहां उत्तर क्रमांक वही लिखना है 6, जो प्रश्न पत्र में प्रश्न का क्रमांक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वेषां प्रश्नानि प्रश्न पत्र से क्रमांक प्रश्न पत्रानुसारम लेखनीय और
कह रहे हैं सभी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही देना है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, क्योंकि प्रश्न संस्कृत में पूछे जा रहे हैं और उत्तर भी संस्कृत में ही लिखना है। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भाषा में उत्तर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और प्रश्नों पत्र के निर्देश को ध्यानेन अवश्यम पठनीयाः, सारे प्रश्नानाम निर्देशाः ध्यान से आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न पत्र में सबसे पहले अपठितावबोधनम 10 अंकों का यह प्रश्न पत्र हमें हल करना होता है, जिसमें एक 80 से 100 शब्द परिमित गद्यांश होता है या एक सरल कथा होती, और उसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं और उसका अंक विभाजन भी हम साथ में ही देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, ये अति लघुत्तरात्मक मतलब बहुत छोटे में उत्तर देने वाले उत्तरात्मक कौ द्विवचन लगा है, मतलब 2 प्रश्न यहाँ पर हल करने होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं और यहाँ पर एक ही पद में उसका उत्तर देना होता है। दूसरा है पूर्ण वाक्येन च अवबोधनात्मक कार्यम, माने पूर्ण वाक्यात्मकौ द्वौ प्रश्नौ, माने पूर्ण वाक्य वाले 2 प्रश्न हल करने होते हैं। ये 2-2 नंबर के होते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंक जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बात बतानी आवश्यक है कि कई बार छात्र क्या करते हैं कि एक पदेन का उत्तर भी एक पद में देते हैं और पूर्ण वाक्यन का उत्तर भी एक पद में देते हैं, तो उनके नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर के 2 प्रश्न है, तो इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में ही लिखना चाहिए। फिर हमें शीर्षक देना होता है जो 1 अंक का होता है, और फिर अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य करना होता है जो विकल्पात्मक 3 प्रश्न होते हैं। मतलब आपको बहुत सारे 4 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है और मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होते हैं, और ये 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं और ये एक एक नंबर के होते हैं। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 10 अंकों का यह अपठित अवबोधन का प्रश्न होता है। और यहाँ पर देखिए भाषिक तत्वों में हमें क्या क्या करना होता है, तो कर्तृक्रिया पद चयनम और कर्तृक्रिया अन्विति ये आपको आनी चाहिए, माने आपको यह पहचानते आना चाहिए कि किस कर्ता की क्रिया कौन सी है और किस क्रिया का कर्ता कौन है। वो कभी कर्तृपद पूछते हैं और कभी क्रियापद पूछते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम अभी प्रश्न पत्र हल करते समय करेंगे। इसी तरह विशेषण और विशेष्य का चयन ये कैसे करना, इसकी ट्रिक्स भी हम जानेंगे। और फिर पर्याय और विलोम पद का चयन, माने कुछ पद दिए होते हैं और उन पदों का कौन सा पर्याय या कौन सा विलोम इस गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है, ये आपको पहचानना होता है। तो इसके लिए तो आपका शब्दकोश समृद्ध होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं एक बात और बता रही हूँ कि यह तो 23-24 का पेपर है, पर इसके पूर्व 2022-23 में सीबीएसई ने जो आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया था, वो प्रश्न पत्र हल किया हुआ प्रश्न पत्र भी वीडियो में उपलब्ध है। तो आप आई बटन पर जाकर उस प्रश्न पत्र के 4 भाग हैं, उन चारों भागों को भी अवश्य देखिए। तो 22 और 23 दोनों के आदर्श प्रश्न पत्र हल करने के बाद आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आप सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारे सामने अपठित गद्यांश का ये प्रश्न है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब ये बड़ा सा गद्यांश है और गद्यांश चूंकि अपठित है तो हमें इसका अर्थ भी करना पड़ेगा। तो सही तरीका यह है कि हम अपठित गद्यांश को पढ़ने के पहले हम उसके प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों में जिन क्रियाओं का उपयोग हुआ है उन क्रियाओं को भी ध्यान से पढ़ें, ताकि गद्यांश को पढ़ते पढ़ते ही हम अपने उत्तरों को भी ढूंढ सकें। तो आइए पहले इसके नीचे लिखे हुए एक पदेन और एक वाक्यन वाले प्रश्नों को भी हम पहले देखते हैं। देखिए एक पदेन उत्तरत में 3 प्रश्न पूछे हैं कि कुत्र मेघाः इतस्ततः विहरन्ति, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशं भवति और जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति। हम पहले इन प्रश्नों का अर्थ कर ले, है ना, कि मेघाः कुत्र इतस्ततः विहरन्ति,
कि मेघ माने बादल इधर उधर कहाँ विहार करते हैं, हमको एक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशम भवति, सर्वत्र उत्पन्न जो प्रकंपन है वो कीदृशम भवति कैसा होता है, और जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति, जल के अभाव से कौन सूख जाते हैं। अब देखिए ये विहरन्ति, उत्पन्न प्रकंपनम भवति और शुष्यन्ति, इन क्रियाओं से संबंधित जो वाक्य होंगे या जिन वाक्यों में ये क्रियाएं होंगी वहीं पर हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसी तरह पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, पर्यावरण कैसे असंतुलित हो जाता है। कदा भगवतः आशीर्वादाः जल बिंदवः इव निपतन्ति, भगवान के आशीर्वाद जल बिंदु के समान कदा निपतन्ति, कब गिरते हैं या कब हमारे ऊपर जल बिंदु के समान वो अभिषेक करते हैं। या प्राणिनः कदा म्रियन्ते, प्राणी कब मरते हैं। अब ये कदा कदा वाले प्रश्न है ना, इनके उत्तर बड़े होंगे कि कब होते हैं, तो फिर एक बड़ा उत्तर देना पड़ेगा कि जब ऐसा 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 होता है तब प्राणी मरते हैं, या जब ऐसा ऐसा होता है तब भगवान के आशीर्वाद के समान जल बिंदु गिरते हैं। तो अब हम जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तो इन क्रियाओं की ओर हम ध्यान देंगे। पहली क्रिया विहरन्ति, दूसरी क्रिया उत्पन्न प्रकंपनम के साथ भवति, तीसरी क्रिया शुष्यन्ति, चौथी असंतुलितम भवति, पांचवी निपतन्ति और छठवीं म्रियन्ति। चलिए अब हम फिर से हम अपने अनुच्छेद पर चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने वो गद्यांश है जिसमें से हमको इन 6 प्रश्नों के हल ढूंढना है, और हमने इन 6 प्रश्नों की क्रियाओं को देख लिया है। विहरन्ति, उत्पन्न प्रकंपनम भवति, शुष्यन्ति, असंतुलितम भवति, निपतन्ति और म्रियन्ते। अब हम इन क्रियाओं को इस पैराग्राफ में ढूंढेंगे। तो आइए हम इसका पहले आधा भाग कर लेते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते। आधा भाग करने से क्या होगा कि फोन बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को मोबाइल पर भी अगर आप देख रहे हैं तो साफ दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए हमने ये पहले पैराग्राफ लिया कि ग्रीष्म कालानंतरम वर्षा कालः आगच्छति, और हमने पहला प्रश्न देखा एक पदेन उत्तरत का। यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। इतस्ततः विहरन्ति, उत्पन्न प्रकंपनम भवति और अभावेन शुष्यन्ति। अब हम इन क्रियाओं को यहाँ ढूंढेंगे। तो देखिए हमको ये शुष्यन्ति, ये जो क्रियापद था वो हमको इस पैराग्राफ का जो आधा भाग हमने लिया है उसमें हमको ये शुष्यन्ति पद ये यहाँ दिख गया है, और हमें ढूंढना है उत्पन्न प्रकंपनम। ये देखिए भवति है ना, अस्ति, संति, इस तरह के केवल अगर क्रियाएं होंगी जिसमें केवल होना इत्यादि है तो फिर हम उसके साथ एक कर्म को भी जोड़ के और वाक्य ढूंढेंगे। तो देखिए उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशम भवति, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि हमें मिल रहा है क्या कहीं उत्पन्न प्रकंपनम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ मिला उत्पन्न प्रकंपनम भवति, और इसके बाद इतस्ततः विहरन्ति, इतस्ततः विहरन्ति, इस वाक्य को भी हम ढूंढेंगे। तो ये हमें यहाँ मिला इतस्ततः विहरन्ति। अभी हमको 3 वाक्य मिले हैं और इन्हीं तीनों वाक्यों में हमें अपने एक पदेन उत्तरत के उत्तर मिलेंगे। ये ट्रिक है, ये टेक्निक है। अभी हमने पूरे अनुच्छेद का अर्थ नहीं किया है। अब हम इन प्रश्नों का अर्थ देखेंगे कि कुत्र मेघाः इतस्ततः विहरन्ति, कि मेघ इधर उधर कहाँ घूमते हैं। अब देखिए मेघाः इतस्ततः विहरन्ति, ये पूरे पद तो प्रश्न में ही आए हैं, तो इनमें से तो कोई उत्तर हो नहीं सकता। अब ये इनमें से एक उत्तर होगा। आकाशे सूर्यम आच्छाद्य। अब चूंकि यहाँ पर प्रश्न में कुत्र है तो कुत्र का उत्तर प्रायः सप्तमी में होता है, तो सप्तमी में यहाँ पर एक ही पद है आकाशे, तो ये हमें
इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेघाः कुत्र इतस्ततः विहरन्ति, एक पद में उत्तर आएगा आकाशे। दूसरा है सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशः भवति, माने हर तरफ जो उत्पन्न प्रकंपन होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है वो कैसा होता है। तो अब देखिए सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम, ये जो तीनों शब्द हैं ये तो प्रश्न पत्र में ही है, तो ये उत्तर हो नहीं सकते। तो अब इसमें एक अतिरिक्त शब्द क्या है, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम और भवति, ये सारे प्रश्न तो प्रश्न में ही है, तो यहाँ हमें इसका उत्तर मिला भयंकरम। तो ये पहले का उत्तर हो गया आकाशे, दूसरे का उत्तर हो गया भयंकरम। और तीसरा है जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति, और ये हमको शुष्यन्ति उत्तर आया। और यहाँ पर ये देखिए जलस्य अभावेन शुष्यन्ति, ये तीन शब्द तो प्रश्न में है, और ये तदा का मतलब होता है तब, ये उत्तर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास उत्तर आया तडागाहा। तो हम यहाँ पर ये देखिए तड़ागा शुष्यन्ति, और हम इसका अर्थ कर लेंगे कि तड़ागा माने तालाब, जलस्य अभावेन अभावेन शुष्यन्ति, जल के अभाव में तालाब सूख जाते हैं। तो ये देखिए हमें एक पदेन उत्तरत सारे के सारे बिना पैराग्राफ को पूरा पढ़े बड़ी आसानी से मिल गए हैं। ये देखिए पहले का उत्तर आकाशे, मेघा कुत्र मेघा इतस्ततः विहरन्ति आकाशे, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशः भवति भयंकरम, जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति तडागाः। तीनों उत्तर हमें मिल गए हैं, हमें केवल दो ही उत्तर, केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ पर हमें केवल दो ही उत्तर लिखना है। तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये उत्तर हमारा सही है, वो उत्तर आप लिख दीजिए, तो आपको पूरे 2 में से 2 अंक मिलेंगे। अब हम चलते हैं एक वाक्येन उत्तरत की ओर। ये देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यहाँ ये प्रश्न है पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, कदा भगवतः आशीर्वादाय जलबिंदवः निपतन्ति, और प्राणिनः कदा म्रियन्ते। अब हम उस पैराग्राफ में इन क्रियाओं को ढूंढेंगे। भवति के साथ हम असंतुलितम भवति, जलबिंदवः निपतन्ति और प्राणिनः म्रियन्ते, इन पदों को हम उस अनुच्छेद में ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 3 प्रश्नों को हल करने हैं एक वाक्य उत्तरते में। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला प्रश्न होता है वो पैराग्राफ के बहुत नीचे होता है, इसका उत्तर मुझे नीचे दिखा है, तो मैंने पैराग्राफ जो अनुच्छेद है आपका उसका निचला हिस्सा यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर असंतुलितम भवति या भवति के साथ ही असंतुलितम शब्द वाले वाक्य को हम ढूंढेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सब ढूंढने के बाद हमको यहाँ पर ये असंतुलितम भवति शब्द दोनों मिल गए हैं। अब हम इसका अर्थ करेंगे कि पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, पर्यावरण कैसे असंतुलित हो जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर मिल रहा है कि सघन विपिनानाम अनियंत्रित नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, सघन वनों के, घने जंगलों के अनियंत्रित नाशनेन, अनियंत्रित नाशन से माने सघन जंगलों की अनियंत्रित कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। और ये इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया कि सघन विपिनानाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति। आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न ढूंढते हैं इसी अनुच्छेद। ये दूसरा प्रश्न है कि कदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः निपतन्ति, माने भगवान के आशीर्वाद के समान जल बिंदु कब गिरते हैं, कब टपकते हैं। तो देखिए ये जल बिंदवः निपतन्ति, इन दोनों पदों को हम यहाँ अगर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये हमें यहाँ तीसरे वाक्य में, हमको तीसरे चौथे वाक्य में ये जल बिंदवः निपतन्ति ये दोनों शब्द मिल गए हैं। कदा, कदा माने कब, अभी कदा इस तरह के कुत्र
इस तरह के प्रश्न आएंगे तो यदा, तदा, कदा, तो इसके उत्तर थोड़े लंबे बनते हैं कि कब होते हैं। तो हमें पता है जब ऐसा ऐसा होता है तब जल बिंदु पड़ते हैं। तो यदा से इसका उत्तर शुरू होगा। तो ये देखिए यहाँ पर यदा से उत्तर है। और अब हमने प्रश्न किया कि भगवान के आशीर्वाद के समान पानी कैसे बरसता है, कब बरसता है, जल बिंदु कब गिरते हैं। तो कह रहे हैं जदा वृष्टि भवति, जब बारिश होती है, तदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः भूमि निपतंती, जल बिंदु पृथ्वी पर गिरते हैं। तो ये हमें इसका एक वाक्यन या पूर्ण वाक्यन हमको उत्तर मिल गया और हम ये वाला पूरा वाक्य यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख देंगे। अब आइए हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है प्राणिनः कदा म्रियन्ते। देखिए नजर यहीं पड़ गई सीधे सीधे, ये म्रियन्ते, प्राणिनः कदा म्रियन्ते, प्राणी कब मरते हैं। अब फिर वही स्थिति है, कदा कब जब आया है तो उत्तर यदा से मिलेगा। अब आप अगर सोचें कि पशु पक्षिणः लघवः प्राणिनः च म्रियन्ते, ये इसका उत्तर है, तो ये उत्तर गलत होगा। अब आपको यहाँ पर अर्थ करना पड़ेगा कि प्राणी कब मरते हैं। तो कदा कहा है तो यदा से उत्तर मिलेगा। तो हम पीछे पीछे जाएंगे, हमको कहाँ यदा दिख रहा है। तो ये देखिए हमें यहाँ आकर यदा शब्द मिला है। यदा मने जब, यदा अतिवृष्टि भवति, जब बहुत बारिश होती है मतलब बाढ़ आती है, तदा महती विपत् संजायते, तब बड़ी विपत्ति उत्पन्न होती है। नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघूनि ग्रहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति, नदी के किनारों पर विद्यमान छोटे छोटे घर जल में डूब जाते हैं। और पशु पक्षिणः लघवः प्राणिनः च म्रियन्ते, और पशु पक्षी और लघु प्राणी मर जाते हैं। ये इतना बड़ा उत्तर इसका बन रहा है, पर हम इसको छोटा कर सकते हैं कि प्राणी कब मरते हैं, जब अतिवृष्टि होती है तो प्राणी मरते हैं। तो या तो हम इन दो तीन वाक्यों को जोड़ के इतना बड़ा वाक्य बनाए कॉमा लगा लगा के, और या फिर हम इसका उत्तर शॉर्ट में करके लिख सकते हैं कि ये तो जो प्रश्न होता है वो तो हमें लिखना ही होता है तदा के साथ, है ना। कदा प्रश्न में है तो हमारा उत्तर यदा और तदा से बनेगा। प्राणी कब मरते हैं, तो जब ऐसा ऐसा होता है तब प्राणी मरते हैं। तो प्राणिनः तदा म्रियन्ते, ये तो हम लिखेंगे ही। कदा, यदा अतिवृष्टि भवति, जब अतिवृष्टि होती है, तदा प्राणिनः म्रियन्ते, तब प्राणी मरते हैं। इस तरह से भी हम उत्तर लिख सकते हैं। या फिर हमें इतना बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा कि यदा अतिवृष्टि अनावृष्टि वा भवति तदा प्राणिनः म्रियन्ते। एक तो ये उत्तर बनेगा, और या फिर ये यहाँ से मैंने ये इतना बड़ा, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर को शॉर्ट कैसे करना है, तो फिर आपको इस यदा से लेकर के ये म्रियन्ते तक का पूरा वाक्य लिख देना है। और ऐसी स्थिति में आपको अंक मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा उत्तर, बस यहाँ पर क्या करना है कि ये पूर्ण विराम लगाने के बजाय आप यहाँ कॉमा लगाइए, ताकि एक ही वाक्य में आपका उत्तर बन जाए। तो इस तरह से ये पूर्ण वाक्य उत्तर तक के भी तीनों प्रश्न हमने हल कर लिए अपठित गद्यांश का, पूरे अपठित गद्यांश का अर्थ जाने बिना। पर अब ये पूरा अपठित गद्यांश जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पर्यावरण संरक्षण पर भी हो सकता है, ये वर्षा काल पर भी हो सकता है। तो आप इसको पढ़ते समय, इसके प्रश्नों के उत्तर देते समय थोड़ा विचार करते चलिए कि इसको हम क्या शीर्षक दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो यही कहता है कि इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। ये 1 नंबर का प्रश्न है। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, ये अनुच्छेद पढ़ा, इसमें आप देख रहे हैं कि वर्षा काल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनियंत्रित पर्यावरण या इसी तरह से संबंधित
अगर विषय से संबंधित आप कोई सा भी शीर्षक लिखते हैं तो आपको पूरा 1 अंक मिलता है। देखिए यहाँ पर अतिवृष्टेः अनावृष्टेः च परिणामः वर्षाकालः असंतुलितं वातावरणम या असंतुलितं पर्यावरणम, इस तरह का कोई से भी शीर्षक लिख के आप 1 अंक कमा सकते हैं। अब अगला जो है वो बहुविकल्पात्मक 4 प्रश्न होते हैं, उनमें से 3 आपको करने होते हैं। और उसका ये पहला प्रश्न है कि यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्नत्रयम। और ये 3 प्रश्न जो है आपको करने हैं, 1-1 नंबर का एक प्रश्न होता है। अब यहाँ पूछ रहे हैं क्रियापदम। कृषका क्षेत्राणि कृष्टा वपन्ति, अत्र क्रियापदम किम, क्रिया कौन है? तो देखिए क्रिया और कर्ता को पहचानने का तरीका जानिए। क्रियापद प्रायः पूर्ण विराम के पूर्व माने पूर्ण विराम के पहले मिलता है। और 2 प्रश्न आप करें, कौन करता है कोई सा भी काम, कौन करता है, उसका जो उत्तर मिलेगा वो कर्तृपद होता है, वो कर्ता होता है। और वो प्रायः प्रथमा में होता है। कभी अगर वो कर्मवाचक का वाक्य हो तो तृतीया में होगा, पर वो प्रायः प्रथमा में होता है। और क्या करता है, उसके उत्तर में जो जवाब मिलेगा, उस इस प्रश्न के उत्तर में जो शब्द मिलेगा वो क्रियापद होता है। अब यहाँ पर कौन है? कृषक खेत जोत कर बीज बोते हैं। कौन बोते हैं? कृषक बोते हैं। तो कृषक है कर्ता पद और कृषक क्या करते हैं? बोते हैं। तो वपंती, वपंती है क्रियापद। तो यहाँ पर हम यहाँ वपंती को हम उत्तर चुनेंगे और ये हमारा उत्तर बनेगा वपंती। ये जो है 1-1 नंबर के 3 प्रश्न है और आपको ये वपंती लिखने पर 1 अंक मिलेगा। चलिए अब अगले प्रश्न हम देखते हैं। 3 प्रश्न और हैं कि असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, ये दूसरा प्रश्न है। और अरण्यानाम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, और दुखिताः इति पदस्य विपर्यय पदम किम प्रयुक्तम। अब ये तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने देखने के लिए, ढूंढने के लिए हमको पैराग्राफ को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए असंतुलितम ये शब्द है, इसका विशेषण पूछा है। अरे इस विशेषण पद का विशेष्य पूछा है। तो विशेषण और विशेष्य में भी आपको एक पहचान के लिए मैं बता रही हूं कि कौन या क्या, इसके उत्तर में जो आता है वो विशेष्य होता है। और कैसा, इसके उत्तर में जो शब्द आता है वो विशेषण होता है। तो असंतुलितम, और आइए उसके लिए हम अब पहले गद्यांश को देखते हैं कि यहाँ असंतुलितम पद कहाँ आया है। तो ये पूरा पैराग्राफ देखने के बाद हमें दिखता है कि यहाँ असंतुलितम भवति ऐसा एक पद आया है। तो अब हमें इसका असंतुलितम का विशेष्य पद ढूंढना है। तो वो हमको इसी लाइन में मिलेगा, इसी पंक्ति में मिलेगा। और विशेषण विशेष्य की एक विशेषता होती है कि वो दोनों एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में होते हैं। तो हम बड़ी आसानी से अगर विशेष्य दिया है तो विशेषण को और विशेषण दिया है तो विशेष्य को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये असंतुलितम शब्द जब प्रथमा के एक वचन में है तो यहाँ ये देखिए ये षष्ठी है और ये तृतीया है, तो ये इसका विशेष हो ही नहीं सकता। तो इसके जैसी विभक्ति वचन इसी शब्द में लगा है पर्यावरणम में, तो ये इसका विशेषण असंतुलितम विशेषण होगा और पर्यावरणम उसका विशेष होगा। विशेषण विशेषण को पहचानने का एक तरीका आपको और बताऊं कि कैसा और कौन, ये 2 प्रश्न करें तो कैसा के उत्तर में जो आता है वो हमेशा विशेषण होता है और कौन या क्या के उत्तर में जो आता है वो विशेष्य होता है। जैसे कैसा पर्यावरण, असंतुलित पर्यावरण। तो असंतुलितम ये पद जो है ये विशेषण कहलाएगा। और कौन असंतुलित या असंतुलित क्या, तो असंतुलित पर्यावरण। तो क्या या कौन के उत्तर में पर्यावरण मिला तो पर्यावरण विशेष होगा। तो हमें पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया पर्यावरणम। अब हमें 2 शब्द और ढूंढने हैं। एक वो कह रहे हैं अरण्यानाम, इस पद का
पर्याय ढूंढना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और हम इसी लाइन में हमको इसका उत्तर मिल रहा है। देखिए, सघन विपिनानाम, घने जंगलों के अनियंत्रित नाशने न, घने जंगलों की अनियंत्रित कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है। तो अरण्यानाम इस शब्द का पर्याय ढूंढना था, तो वो भी षष्ठी में ही मिलेगा। षष्ठी बहुवचन में जो पद होगा वही अरण्या नाम का पर्याय होगा। तो देखिए, वहां भी षष्ठी एक वचन था और यहाँ भी षष्ठी एक वचन है। अगर आपको अर्थ भी नहीं मालूम है तो देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में आप ढूंढेंगे तो षष्ठी एक वचन नहीं, सॉरी, बहुवचन, षष्ठी के बहुवचन के एक दो ही यहाँ पर पद होंगे। एक तो यह प्राण धारण वस्तु नाम, पर ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ विपिना नाम, सघन विपिना नाम, है ना, इन दोनों में से ही एक होगा, तो ये नहीं होगा। सघन विपिना नाम, तो अरण्या नाम का पर्याय हो गया विपिना नाम। और अब हमें एक और वहां पर है कि दुखिता शब्द का हमें विलोम ढूंढना है, कि दुखी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मयूर जो है वो खुश हो जाते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि वो मयूर कहाँ खुश होके नाचते हैं। तो ये हमें यहाँ पर एक वाक्य मिला कि तदा मयूराः केकारं कुर्वन्तः मुदिताः भूत्वा नृत्यन्ति, प्रसन्न होकर नाचते हैं। तो दुखित का विलोम हुआ मुदिताः। तो ये हमें तीनों उत्तर यहाँ मिल गए, मुदिताः, विपिनानाम और पर्यावरणम। तो इस तरह से हमें उस गद्यांश में हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने ढूंढ लिए हैं, है ना, कि असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, तो पर्यावरणम। अरण्यानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो विपिनानाम। और दुःखिताः इति पदस्य विपर्यय पदम किम प्रयुक्तम, तो मुदिताः। इस तरह से ये हमारा अपठितावबोधनम का पूरा प्रश्न हल हो गया। और यदि हम इस तरह से हल करेंगे प्रश्न, तो पूरे 10 में से 10 अंक मिलते हैं। हम पठित पद्यांश, गद्यांश और पठित नाट्यांश के प्रश्नों को भी हमें इसी तरह से हल करना है। पर वो चूंकि पठित होते हैं तो वो इसके ठीक आधे नंबर के होते हैं। माने 2 नंबर का प्रश्न वहां 1 नंबर का है और 1 नंबर का प्रश्न वहां आधे नंबर का है। इसलिए हमें अपठित अवबोधन के इस प्रश्न का 1 अंक भी जाने नहीं देना है। और इसको इसी तरह से अगर हम हल करेंगे तो पूरे 10 में से 10 अंक हमें मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से इसके अगले भाग के साथ। आशा है कि परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो आपको काम का लगा होगा और पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परीक्षा देने वाले अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।